इस इम्तियाजी कामयाबी के लिए 36वीं पोजीशन है आपको आईएएस में इस एग्ज़ाम में। तो जब आपको ये खबर मिली तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली मैं ओवरऑल भी थोड़ा काम तबीयत का ही हूँ, तो जो रिएक्शन था वो नॉर्मल ही था। बट जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपको इतनी बड़ी न्यूज़ मिलती है तो इमोशंस का ओवरफ्लो होता है, बट मेरे केस में था थोड़ा सा इमोशनल था, बट मोस्टली इट वाज काम ही, क्योंकि मैं ओवरऑल भी थोड़ा कामर पर्सन ही हूँ, तो मैं चीज़ों को बहुत आराम से लेता हूँ। तो बट मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन जो था वो बहुत थोड़ा जज्बाती था, क्योंकि ये ऑब्वियसली माँ बाप होते हैं तो इनकी उम्मीदें बहुत होती है, तो जब वो उम्मीदें फुलफिल होती है तो उसके बाद इनको खुशी भी बहुत होती है, और जाहिर सी बात है इनको अपनी खुशी एक्सप्रेस करने का ज़रिया भी चाहिए, तो वो कभी आंसू के ज़रिए कभी खुशी के ज़रिए। कैसे आपको ये खबर मिली? जब मुझे सुबह सवेरे पता चला था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं अपने कुछ दोस्त हैं मेरे, उन कैसर मीर साहब और तफजुल हुसैन, उनके साथ मैं यहाँ चला गया टंगमर्ग। तो फिर हम वहाँ पे बैठे हुए थे पूरे दिन, तो वहीं पे रिज़ल्ट चेक कर रहे थे। तो हमारा जामिया मिलिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में अराउंड 640 किसी ने अपडेट कर दिया कि तुम्हारा 36 रैंक है। मैं तब तक खुद नहीं देखा था, तो किसी ने अपडेट कर दिया। पहले मुझे लगा कि मजाक शायद कर रहा है, फिर मैंने जब लिस्ट चेक किया दोबारा, फिर वहाँ मुबारकबादें आना शुरू हो गई, तो मैं समझ गया कि 36 रैंक है। हसीर साहब, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले हमें बता देंगे? मैं सर ओरिजिनली सोपोर पीर मोहल्ला से बिलोंग करता, अशपीर सोपोर से। देन वी शिफ्टेड टू श्रीनगर हम आए, और हम पिछले 20-25 साल से श्रीनगर में, तो आप कह सकते हैं कि मैं श्रीनगर से ही हूँ ओरिजिनली, क्योंकि सिर्फ पैदाइश वगैरह वहाँ पे हुई, लेकिन बाकी सब यहाँ पे ही हुआ है। और फिर उसके बाद सर मैंने 2007-2009 में 10th और 12th पास किया, 14 में इंजीनियरिंग पास किया माइट जम्मू से। 7 और 9 में मैंने जो अपना 10th 12th पास किया वो बर्नहॉल स्कूल श्रीनगर से किया था। 12 में मैंने 14 में जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग पास की थी वो माइट जम्मू से की थी। और सर फिर फाइनली मैंने सिविल सर्विस तैयारी दिल्ली में जाकर की 14 के बाद। आपने 12th में कभी कोशिश की डॉक्टर इंजीनियर बनने की, या किसी और प्रोफेशन की तरफ आपका कभी रुझान था? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। आई मीन 11-12 एक ऐसा टाइम होता है, चूंकि हम ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता, आपके पास फील्ड्स और उसकी अपॉर्चुनिटी कम होती है, तो ऑब्वियसली मैंने कोशिश की, तो इंजीनियरिंग में हुआ मेरा, तो मैं वो करने चला गया। तो मैंने अपने फादर को बोला भी था, मैंने कहा कि क्या मुझे देना चाहिए शायद मे बी मेडिकल के लिए कोई या वगैरह के लिए एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। उन्होंने कहा छोड़ दो, तुम आगे देखो। और फिर उसका मेजर रीज़न ये था कि इनके दिमाग में सिविल सर्विस था और मेरे दिमाग में थोड़ा सा था। मतलब ये कॉन्फिडेंस की बात है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी मिलना, इस तरह के मौके मिलना बचपन से ही, तो एक क्या कॉन्फिडेंस था, या फिर घर की ये जो अपब्रिंगिंग है, ग्रूमिंग है आपको, क्योंकि यू आर फ्रॉम द एकेडमिक फैमिली। बिल्कुल। तो कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपको मोटिवेट करती थी इस चीज़ के लिए विद दिस कॉन्फिडेंस? आई थिंक मेरे फादर का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, और मेरी मदर का जो वो सपोर्ट रहा उनकी लाइफ को बनाने में, वो बहुत ज़रूरी था। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि चूँकि मैं एक एकेडमिक फैमिली से हूँ, मैं एक टीचर की फैमिली से हूँ बेसिकली। मतलब मेरे फादर, अब प्रोफेसर तो ठीक है टेक्निकली टर्म में कहते हैं, लेकिन नहीं, बेसिकली टीचर है वो। तो जब आप टीचिंग बैकग्राउंड से होते हैं तो आपके यहाँ एक पढ़ाई लिखाई का माहौल ऑलरेडी होता है, क्योंकि टीचर का काम ही होता है कि वो 10 से 4 तक अपने कॉलेज या स्कूल जाकर उसके बाद वो टोटली फ्री होता है, अनलाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके बाद हमारे घर में यही माहौल हुआ करता था कि वो खुद पढ़ाते थे, ही वुड इंश्योर कि हमारी पढ़ाई वो खुद देखें, पढ़ाई लिखा हमारी कॉपीज़ देखते थे, और ये बहुत 11वीं-12वीं तक चलता रहता था। तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर हमेशा रहता था कि मेरे वालिद इतनी मेहनत कर रहे हैं मुझ पे, मेरी वालिदा इतनी मेहनत कर रही है मुझ पे, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपने घर को अब आगे बढ़ाऊँ। कभी आपने सोचा कि कुछ और करना चाहिए आईएएस के बगैर? गलत स्टेटमेंट कहना होगा कि आप सिर्फ आईएएस के लिए अटेम्प्ट करें और बाकी कुछ ना देखें। आईएएस के लिए फुल टाइम डेडिकेशन चाहिए, दैट इज़ अग्रीड, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने भी केएस का फॉर्म भी भरा था, तो मैंने एनटी का भी फॉर्म भर के रखा, नायब तहसीलदारी का। ठीक है, ये एक डिफरेंट लॉजिक होता है फिर कि ठीक है, अगर आपका एनटी हो गया आप ज्वाइन करें ना करें, ये एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन फॉर्म भर के रखें सब चीज़ों का, बिकॉज यू नेवर नो कि लाइफ किस तरफ आपको लेके जाती है। आईएएस अपना मेन एम रखें, जैसे मैंने मेन एम
एम IAS रखा था, मैं पढ़ सिर्फ उसी के लिए रहा था, लेकिन साइड बाय साइड फॉर्म इनके भी भरे थे। जैसे KS का भी मैंने मेंस एग्जामिनेशन देना था फरवरी में, लेकिन फिर मेरा IAS का इंटरव्यू कॉल आ गया तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने मेंस नहीं दिया उसका। तो वैसे ही आप फॉर्म सब चीज़ों का भरें, फिर आप डिसाइड करें क्या करना है। जैसे मैंने भी फॉर्म भरा था, उसके बाद जो जस्ट एज दी सिचुएशन अराइव्स, जिस तरह सिचुएशन आती जाती है उसके हिसाब से आप फैसला करें कि मुझे अब करना चाहिए कि नहीं। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, मैंने पता नहीं 2014 में पता नहीं कब एक अकाउंट्स असिस्टेंट का फॉर्म भर के रखा था, तो उसका रिजल्ट कुछ 17 में आया, तो तब तो मेरा मेंस लिख लिया था, तो मैंने फिर उसका इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया। आपको हमेशा ऑब्वियसली एक सिक्योर रहना होता है। देखिए हम जैसे बच्चे जो होते हैं ना, जो घर पे रहना चाहते हैं, जो मतलब चाहते हैं कि अपने लोगों के बीच रहें और हम फॉरेन वगैरह नहीं जाना चाहते, हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी का एक इशू है। प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट दैट हाईली पेड इफ़ यू वांट टू लिव इन कश्मीर वैली। सो आपके पास यही अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि यहाँ या ये कर लें या बिजनेस करें। चूँकि हम एकेडमिक बैकग्राउंड से थे तो इनिशियली इतना कैपिटल नहीं था कि बिजनेस सेटअप कर पाएँ, तो हम इन्हीं जॉब्स की तरफ होते थे। बट एम ओवरऑल IAS ही था। ये बात तो मतलब मैं ओपनली कन्फेस करता हूँ, एम IAS था, लेकिन ये छोटी छोटी जो बाकी चीजें थी इन पे भी नजर थी। कितने अटेम्प्ट्स आपने इस चीज में किए? मेरे सर इसमें 3 अटेम्प्ट हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2015 में दिया, 2015 में, लेकिन मेरी तैयारी बहुत कम थी, मतलब मैंने कुछ 7-8 महीने ही सिर्फ पढ़ा था। हाँ, सीखने में लगा था, लेकिन मैंने फिर भी प्रीलिम्स कर लिया था, लेकिन मेंस मेरा नहीं हो पाया उस साल। फिर अगले साल मैंने अच्छे से दोबारा तैयारी शुरू की, अपना ऑप्शनल अच्छे से तैयार किया। तो 16 का अटेम्प्ट थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग रहा, जब मेरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैंने चलो कोई नहीं, एम बहुत बड़ा है, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी छोटी चीज़ नहीं है कि आप बोलेंगे बिना ऑब्स्टिकल्स के ये हो जाएगा। ऑब्वियसली बिना ऑब्स्टिकल्स के तो ये नहीं होना है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि 2 फेल अटेम्प्ट तो हो गए, कोई बात नहीं, विल डू इट अगेन। और इसमें अगेन मैंने कहा ना कि जिस तरह वालिद और वालिदा का अनपैरेलल्ड सपोर्ट बाकी चीज़ों में रहता है, उसी तरह इसमें भी था। अब जैसे मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ, लोग कहते हैं कि वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, ये सपोर्ट देते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़रूरी सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट है, कि वो 3 साल एक अनएम्प्लॉयड बच्चे को खिला रहे थे बिना किसी डिमांड के कि आप जॉब करो। मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि आप एक ऑथर भी हो, आप लिखते भी हैं। वो पुराने कुछ शौक होते थे, जैसे वो तो मेरी हॉबीज थी, रीडिंग, राइटिंग। ऑथर तो नहीं, ऑथर कहना मुझे लगता है कि मिसनोमर ही होगा। आई थिंक आई वुड से कि मैं एक छोटा मोटा सा राइटिंग लिखने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी थोड़े से ऐसे लिखने की कोशिश करता, कभी कुछ भी आई, मैं कोई भी टॉपिक उठाता हूँ उस पर लिख लूँगा, या मेरे दिल में कोई शॉर्ट स्टोरी आ गई उस पर लिख लिया मैंने। तो ये चीज़ें मैं करते रहता हूँ। मैं छोटी छोटी, इसको क्या कहते हैं, कभी कोई पोइट्री भी लिखने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ वेरी रबिश फ्रॉम माई साइड, बहुत रॉ होती है, बट आई एम श्योर कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब वो जो और मेरी कुछ स्टोरी है जो पेंगुइन इंडिया ने 2012 में भी पब्लिश की थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और मैं पहले न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखा करता था। तो बट होपफुली दैट ट्रेंड विल स्टार्ट अगेन, बिकॉज सिविल सर्विस की वजह से थोड़ा सा वो ट्रेंड स्क्वीज हो गया था, बिकॉज इसमें टाइम थोड़ा कम रहता है। जब इस तरह का जॉब आपको मिलता है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक इंसान के लिए। तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लेंगे? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं, देखिए सर, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं कहूँगा कि खुशी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान दिल से इसको चाहता है। क्योंकि मुझे पिछले दिनों कुछ पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स रिटायर्ड हैं, वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि IAS एक ऐसा जॉब है जिसमें यू कैन वर्क फॉर द पीपल। मतलब यू कैन वर्क फॉर द पीपल बहुत सारे फील्ड्स में आप एंजॉय करें। आप प्रोफेसर मैंने बोला लेकिन इसमें जो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है ना, आप उनकी डेली इशूज़ को सॉल्व कर देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है बड़ी तो है ही, थोड़ी सी चैलेंजिंग भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गले लगाने का दिल भी करता है, कि इंसान चाहता है कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गले लगाए। मुझे ये बताइए, आपका कैडर कौन सा मिलना चाहिए, कौन सा कैडर आप प्रेफर करोगे? सर ऑब्वियसली मैं चूँकि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो जम्मू कश्मीर तो पहला प्रेफरेंस ही है। बट ठीक है, आई मीन जब ये एग्ज़ाम लिखा था मुझे पहले ही पता थी ऑल इंडिया सर्विस है, ये स्टेट सर्विस नहीं है। स्टेट सर्विस का एडवांटेज ये रहता है कि कैडर वेडर का टेंशन नहीं है, आपको एग्जाम हो गया, आपको पता है कि अब मैं अंडर सेक्रेटरी जाने वाला हूँ। लेकिन ऑल इंडिया सर्विस का ये रहता है कि कैडर का थोड़ा टेंशन रहता है कि कैडर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। बट देखिए ये पहले ही पता होती है, मुझे भी पहले ही पता थी, मैंने प्रेफरेंसेस पहले ही दी थी। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस जम्मू कश्मीर दे दी थी, जो आज जोनेशन हुई है, तो मुझे सेकंड प्रेफरेंस सेंट्रल जोन या नॉर्थ जोन वगैरह कहीं से देनी थी। तो आई एम रेडी टू वर्क एनीवेयर। मुझे लगता है कि इससे बड़ी मिसाल कुछ नहीं हो सकती कि उनको 10वीं पोजीशन हुई और मुझे 36वीं, जबकि प्रोसीजर एक ही था। क्राइसिस है, अगर हम पूरी कंट्री में देखें, क्राइसिस है, करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज आते हैं कुछ,
कुछ हिकअप्स भी आते हैं, मतलब इस तरह के चैलेंजेस हैं यहाँ पर। कुछ ऑफिसर्स ऐसे हमने यंग देखे पिछले कुछ सालों से आगे, जिन्होंने कुछ एक नया करके दिखाया और दे आर टेकिंग डिफरेंट पाथ, एक अलग रास्ता लेके उन्हें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की। कि हम आपसे भी ऐसा कुछ तवक्का कर सकते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। आई थिंक द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। जो सिविल सर्विस का एक कॉलोनियल ट्रेंड हुआ करता था पुराने ज़माने में कि ये गवर्नमेंट की वो है, गवर्नमेंट की एक विंग है जो लोगों के लिए नहीं गवर्नमेंट के लिए होती है। आई थिंक आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको चेंज कर दिया गया और इसको ऑल इंडिया सर्विस का मकसद ये था कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो। ओवर द ईयर ये सर्विस पॉलिश भी हुई क्योंकि पुराने इशूज़ थे, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हुए। और आई थिंक जो नया ब्रीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अब आ रहा है, स्पेशली जम्मू कश्मीर से भी आफ्टर 2010 वगैरह, तो दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो वो अब आप देखेंगे कि प्रेजेंटली भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ काम कर रहे हैं वो कितना डायनेमिज्म से काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके अपने क्रिटिक्स भी होंगे जो बोलते होंगे नहीं सही नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली उनको एनालाइज करेंगे, आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। तो आई थिंक ये है कि नया ब्रीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एक बहुत अच्छा काम कर रही है एंड आई थिंक यही तवक्का आप मुझसे भी कर सकते हैं। किस एरिया में आप ज़्यादा पसंद करोगे सर्व करना? देखिए सर, ये एक स्पेशलिस्ट सर्विस नहीं है, ये एक जनरलिस्ट सर्विस है। स्पेशलिस्ट सर्विस का ये रहता है कि जैसे आप एक स्पेशलिस्ट सर्विस में, जर्नलिज्म में, बहुत डॉक्टर स्पेशलिस्ट सर्विस में, इंजीनियर्स हैं, फॉरेस्ट सर्विस है, IFS है, तो ये कोई एक स्पेशलिस्ट सर्विस नहीं है, एक जनरलिस्ट सर्विस है, ओवरऑल है। तो मैं किसी भी महकमे में काम करना चाहूँगा क्योंकि अगर आप एनालाइज करेंगे ना ऑब्जेक्टिवली, मुझे लगता है प्रोग्रेस हर जगह चाहिए। क्योंकि देख, अब मैंने पिछले दिनों भी एक मिसाल दी, आप टूरिज्म की एक मिसाल दें, जैसे कश्मीर वैली का टूरिज्म अगर आप देखिए, ये गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह यही सेंटर है अभी ज़्यादा, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको हम और जगह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों बांडीपुरा गया था, मैं शुपियान गया था, तो वहाँ भी मैंने इतनी खूबसूरती देखी, मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं आते लोग, क्योंकि वो तो पिकनिक पॉइंट्स है वहाँ से सारे। तो वो है कि जैसे टूरिज्म हो गया और बाकी लेबर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, तो जो प्रोग्रेस का स्कोप है सर, वो हर फील्ड में हमारे, क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग स्टेट, हम एक डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड में क्या रहता है कि बहुत कम एरियाज में प्रोग्रेस का स्कोप रहता है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हर फील्ड में प्रोग्रेस का स्कोप है, हर फील्ड में A to Z। अपार्ट फ्रॉम जो मेरे कुछ राइटर्स हैं, VS नाइपॉल है, ट्रूमन कैपोट है, ये सब मेरे लिए इंस्पायरेशन का बाइस तो हमेशा ही रहे हैं। स्पोर्ट्समैन में काफ़ी लोग, विराट कोहली वगैरह भी इंस्पायरेशन रहे हैं। बट आई थिंक लोकल लेवल पे अगर मैं किसी को इंस्पायरेशनल इनिशियली समझता था तो मेरे फादर थे, क्योंकि बहुत पुअर बैकग्राउंड से थे वो। मतलब हमने तो अच्छी लाइफ देखी है, मतलब आई थिंक एटलीस्ट पोस्ट 2008 वगैरह, जब 7th पे कमीशन वगैरह हुआ, थोड़ा 6th पे कमीशन, थोड़ा सैलरी भी बड़ी फादर की, तो ये तो ठीक ठाक लाइफ देखी। लेकिन इनकी लाइफ जो थी वो गरीबी में थी, मतलब इनने बहुत गुर्बत देखी है। तो उसमें फोकस ये रखना कि बच्चों को पढ़ाना है, कम खाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, तो हमने तो खैर ठीक देखा, लेकिन इन्होंने मुश्किलात देखी थी। तो मैं तो अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि मतलब मेरी लाइफ तो ठीक ही रही। तो इनको मैं इसीलिए इंस्पायरेशन समझता हूँ, और फिर अपनी मदर को उसके साथ साथ इसलिए क्योंकि मदर ने फादर को हमेशा बैक किया है, हमेशा सपोर्ट किया। मेरे फादर हमेशा एक स्टेटमेंट कहते हैं कि मैं नहीं होता कि अगर मेरी वाइफ नहीं होती आज, क्योंकि मेरी मदर ने हमेशा सपोर्ट किया। मेरी यंगर सिस्टर जिस तरह मुझे कभी कभी समझाती हैं और किस तरह अपने प्रोग्रेस, मतलब 10th में कैसे परफॉर्म किया, तो वो भी एक इंस्पायरेशन का बाइस रहती है। फिर सिविल सर्विस के रिलेटेड मेरे कुछ इंस्पायरेशन ऑब्वियसली रहे, जिसमें आपको बिलाल भाई का मैं कह रहा था अभी, फिर अतर आमिर जिन्होंने 2015 में क्वालिफाई किया, वो एक इंस्पायरेशन रहा, अफाक भाई एक इंस्पायरेशन रहे थे। सो ये 5-8 लोग हैं जो हमेशा इंस्पायरेशन रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि इंस्पायरेशन कभी एक बंदा नहीं रहता। इंस्पायरेशन आपके डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट लोग होते हैं। अब मतलब जब मैं कभी कोई एग्रेसिव काम करना चाहता हूँ तो तब मेरा उसेन बोल्ट इंस्पायरेशन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है। जब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, जब मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं नाइपॉल को दिमाग में रखता हूँ। तो इसलिए जब मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूँ तो विराट कोहली को, तो वैसे चलता है। तो आपके इंस्पायरेशंस डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट होते हैं। तो सिविल सर्विस में भी मेरे ये कुछ इंस्पायरेशन थे। बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस खुशी और इस कामयाबी से नवाजा। ये मेरा एक लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम था कि मेरा बच्चा IAS एग्ज़ामिनेशन में कामयाबी हासिल करे, और मैं इस कामयाबी से बड़ा खुश हूँ। लेकिन मेरी ये नसीहत रहेगी उन्हें कि वो गरीब आवाम के लिए काम करे, जो डाउन ट्रॉडर लोग हैं उनके लिए काम करे, लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, लोगों में रहे, लोगों में उठे, लोगों में बैठे। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई एलीट क्लास का ऑफिसर है, बल्कि उनको लगना चाहिए कि ये हमारा है, अपना है, अपनापन होना चाहिए लोगों और इसके दरमियान। वो मैं चाहूँगा, वो मेरा ड्रीम है। मेरा ये ड्रीम नहीं है कि माई सन विल हैव नाउ ए लग्जरियस लाइफ, ही विल हैव अ रेपुटेशन हियर एंड देयर। दैट्स नॉट माई ड्रीम। गॉड हैज़ गिवन मी enough, but I want my son to tread on the same
line.